Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and hello to everyone. Welcome to my channel. So this is the second lecture for the composite materials और जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ ऐसी टर्म्स पढ़ने वाले हैं जो आगे चैप्टर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होंगी। उसके अलावा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स क्या होती है और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि उसको पढ़ना क्यों ज़रूरी था। सो वी कैन again take into account the definition of the composite materials। वो हमने बोला था कि when two or more constituents are mixed, और ये constituents क्या थे, वो वही classification थी solid materials की, whether it is a metal ceramic, whether it is a metal ceramic mixture, whether it is a metal polymer mixture, ceramic polymer mixture of any kind। okay, so this I am saying in a general way। तो इन constituents को जब हम mix करते हैं और इसका result हम इनको mix क्यों करते हैं, to achieve better properties। ठीक है, to achieve better properties। so ये हमने देखा था composites। अब ये जो better properties हैं, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होंगी, आपको पता है मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं, उसके अंदर डक्टिलिटी, ब्रिटलनेस वगैरह वगैरह वगैरह। तो इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये जो टर्म्स आगे इस्तेमाल होनी है, किसी मटेरियल के इलास्टिक मॉडुलस कितना होना चाहिए, किसी भी मटेरियल के अंदर वेयर रेजिस्टेंस होनी चाहिए, किसी मटेरियल के अंदर फटीग फेलियर नहीं होना चाहिए, ये जो सारी टर्म्स मैं अभी बोल रहा हूँ ना, इन टर्म्स को आज पढ़ना जो है वो ज़रूरी है। बिकॉज इन टर्म्स की थोड़ी बहुत हम डिटेल देख लेंगे ताकि आगे जब हम लेक्चर्स में इनको पढ़ें तो इनको समझने में या वहाँ पे मसला ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर लेक्चर के दौरान फिर इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया तो फिर दोबारा से वो क्या होता है कि बंदा डाइवर्ट हो जाता है। अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ टेंसाइल टेस्ट। व्हाट इज अ टेंसाइल टेस्ट? टेंसाइल टेस्ट के अंदर क्या होता है, एक सैंपल होता है। फर्ज करें हम एक स्टील रॉड ले लेते हैं और इसको दोनों तरफ से स्ट्रेचिंग डिवाइसेस के साथ फिक्स करके इस तरह फोर्सेस लगाई जाती हैं। लेट्स से दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन एंड दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, और इस मटेरियल को स्ट्रेच किया जाता है और एंड रिजल्ट पे क्या होता है कि ये मटेरियल टूट जाता है और उस जगह पर ये टेंसाइल टेस्ट क्या हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इस टेंसाइल टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है? इस टेंसाइल टेस्ट का रिजल्ट एक ग्राफ होता है एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड the stress strain curve। इसमें यहाँ पर हम स्ट्रेन ले रहे होते हैं, यहाँ पे हम क्या ले रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेस इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड स्ट्रेन इज डिनोटेड बाय दिस। अच्छा, ग्राफ कुछ इस तरह से आता है, एक लीनियर लाइन जाती है, यहाँ पे क्रॉस पे आके क्या होता है कि ये टेस्ट खत्म हो जाता है। अच्छा, हम पहले देख लेते हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज स्ट्रेन? स्ट्रेस इज बेसिकली द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, जस्ट लाइक प्रेशर हम कह सकते हैं, स्ट्रेस, प्रेशर, लोड वगैरह ये सारी एक ही टर्म्स हैं। ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या है? आप जब इस मटेरियल को स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्ज करते हैं पहले इसकी लेंथ जो थी वो L1 थी और ये मटेरियल जो है वो यहाँ तक जो है स्ट्रेच हो गया, और यहाँ से यहाँ तक अब जो सेकंड लेंथ है दैट विल बी L2, और जब हम इसका डिफरेंस लेंगे वो क्या आएगा, डेल्टा L आएगा। इस डेल्टा L डिवाइडेड बाई L को हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल लेंथ। अच्छा, सो दिस इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अच्छा, बैक टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको दो पीक्स नजर आ रही हैं, वन इज दिस वन एंड द सेकंड वन इज दिस वन। ठीक है, हम इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को दो रीजन्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वन इज दिस रीजन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज दिस रीजन। अब ये दो रीजन्स जो है वो क्या क्या चीजें एक्सप्लेन करते हैं, लेट अस गेट इनटू दैट। फर्स्ट रीजन की जो पीक है, दिस इज कॉल्ड द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल।
और जो सेकंड की जो पीक है दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऊपर से जरा रेज कर देता हूँ। ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पहला जो रीजन है, अभी बताता हूँ यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होती है। दैट एक्सप्लेन्स द इलास्टिक डिफॉर्मेशन and second region explains the plastic deformation. What is elastic and plastic deformation? Elastic deformation is that deformation के applied load या ये जो stress हम apply कर रहे हैं, जब हम इस stress को remove करें, अगर वो material वापस अपनी shape में आ रहा है, that is elastic deformation. जब इस पीक को हम क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद आप बेशक ये वाली जो पीक है इसको जब हम क्रॉस कर जाते हैं यील्ड स्ट्रेंथ वाली, उसके बाद आप बेशक लोड को हटा लें तो वो मटेरियल जो है वो वापस अपनी शेप के अंदर नहीं आएगा। दैट इज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम लोड हटा देते हैं तो वो मटेरियल वापस अपनी स्टेट में वापस आ जाता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के अंदर क्या होता है कि जब हम लोड वापस हटा लेते हैं तो वो मटेरियल जो है वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर नहीं आ सकता। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है दिस इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, एंड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉज्ड बाय द ब्रेकेज इन बॉन्ड्स। अच्छा, नाउ यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है उस मटेरियल का, वो मैक्सिमम फैक्टर है जहां तक जाकर वो वापस अपनी स्टेट में आ सकता है। ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि वो मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जो वो मैक्सिमम स्ट्रेस है। दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन हैंडल, और ये वो स्ट्रेस है जहां तक जाते हुए मटेरियल जो है वो वापस अपनी स्टेट में आ सकता है। ये जो कर्व के अंदर एक डाउनवर्ड जो है वो एक फैक्टर आ रहा है, दिस इज बिकॉज के आफ्टर जो है यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल जो है उसके अंदर जब ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स होना स्टार्ट होती है तो उस टाइम हल्का सा डाउनवर्ड आता है उस कर्व के अंदर, बट स्टिल इट गोज ऑन और वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, इस लाइन को मैं ज़रा यहाँ पे बेसिकली हमारे जो काम की चीज़ है वो ये लीनियर लाइन है। पहले वाला जो रीजन है उसको मैं यहाँ पे ज़रा दोबारा बनाता हूँ। दिस इज दैट लीनियर लाइन। आगे हम छोड़ दें। इस लीनियर लाइन से हमें क्या पता चलता है? यहाँ पर स्ट्रेन है, यहाँ पे स्ट्रेस है। ये जो लीनियर लाइन है इसका जब स्लोप निकाला जाता है दैट गिव्स यू द इलास्टिक मॉडुलस। इसको हम एक और अप्रोच से भी देख सकते हैं। व्हाट इज दैट अप्रोच? दैट अप्रोच इज कॉल्ड हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है कि जो स्ट्रेस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, और जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इसका जो रिजल्ट यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है E, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक मॉडुलस, या हम इसको कहते हैं कि ये क्या है? यंग मॉडुलस है। ठीक, अच्छा जी, तो यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने देख लिया कि वो कैसे होता है। उसके बाद हम उस लीनियर लाइन को दोबारा से ड्रॉ करते हैं फॉर फ्री मटेरियल्स, और वो मटेरियल्स जो हमने लास्ट टाइम पढ़े थे। दिस इज फॉर द सिरेमिक्स, this is for metals, this is for polymers। ठीक है, सिरेमिक्स, मेटल्स एंड पॉलीमर्स। सिरेमिक्स की आप लाइन देखें तो वो बहुत ज़्यादा स्टीपर जा रही है, सिग्मा, एंड मेटल्स की उससे कम है, और पॉलीमर्स की लाइन जो है वो हॉरिजेंटल के करीब जा रही है। अब आप उस क्वेश्चन को याद करें, स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग वाले, जो मैंने बोला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर हमने दो डिफॉर्मेशंस पढ़ी हैं, वन इज द इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड अदर वन इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस हम कहते हैं उस मटेरियल की रेजिस्टेंस
फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, रेजिस्टेंस फॉर इलास्टिक डिफॉर्मेशन, वो मटेरियल खुद को इलास्टिक डिफॉर्मेशन पर कितना ज़्यादा रेजिस्ट कर पा रहा है। इट मीन्स दैट कि उस पर हम जितना ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करते जा रहे हैं उसकी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो उतनी ही कम होनी चाहिए, ठीक है। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन बेसिकली है क्या, दैट इज़ द चेंज इन लेंथ, कितनी ज़्यादा उसकी लेंथ चेंज होती जा रही है, मतलब कि उतने ज़्यादा उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जा रही है, और लेंथ का बढ़ना ही बेसिकली दैट इज़ इलास्टिक डिफॉर्मेशन, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी रबर के केस में, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी उतनी ज़्यादा उसके अंदर क्या हो रही है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन हो रही है। अच्छा, अब आप इन तीनों जो है इन कर्व्स को अब हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये कैसे हैं। देखें आप पॉलीमर्स के केस में देखें, जब हमने स्ट्रेस की वैल्यू आप देखें यहाँ पे, अगर हम इस वैल्यू को लेते हैं तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रेन है वो इतना ज़्यादा है, और स्ट्रेन ज़्यादा होने का क्या मतलब है, स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल। स्ट्रेन कब ज़्यादा होगा, जब चेंज इन लेंथ ज़्यादा होगी। इट मीन्स दैट कि इसकी इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है। और पॉलीमर्स के लिए मैंने यही कहा था कि वो स्टिफ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, अब आप इसी वैल्यू पर मेटल्स की स्ट्रेन को देखें, वो इतनी है। इसी पर आप सिरेमिक्स की स्ट्रेन को देखें तो वो बहुत थोड़ी है, 1 2 है, ठीक है जी। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि हमारा मटेरियल जो है वो कितना रेजिस्टेंट है इलास्टिक डिफॉर्मेशन को, ठीक है। अब आप सिरेमिक्स की लाइन को यहाँ तक देखें, चेंज इन लेंथ कितना है, बहुत थोड़ा है, और स्ट्रेस इसने कितना हैंडल किया हुआ है, बहुत ज़्यादा। इट मीन्स दैट कि सिरेमिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्टिफ होते हैं, ठीक है। और जितनी ज़्यादा ये लाइन स्टीपर है उतना ही ज़्यादा इलास्टिसिटी मॉड्यूलस होता है, उतना ही ज़्यादा क्या होता है, इलास्टिसिटी मॉड्यूलस होता है। हम इन लाइन से और क्या चीज़ फाइंड कर सकते हैं, देखें फर्ज करें ये वो 3 लाइंस हैं। इस मटेरियल का कम स्ट्रेस पर ज़्यादा इलास्टिक डिफॉर्मेशन शो करने का क्या मतलब है कि वो मटेरियल फ्रैक्चर रेजिस्टेंट है, ठीक है, फ्रैक्चर रेजिस्टेंट है। क्या मतलब कि उस मटेरियल के अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इन लाइंस के स्टीपर होने का मतलब है कि उसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन कम है। हाँ, वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कम होने का क्या मतलब है कि वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पे, ठीक है। और इसी का मतलब है कि उसकी जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन कम है, मतलब कि रबर को आप खींच रहे हैं तो वो लंबा होता जाएगा। बट एक सिरेमिक जैसे मिट्टी का बर्तन है, आप उसको खींचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल करता रहेगा, वो खुद को इलास्टिकली डिफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। और एक ऐसा पीक पॉइंट आएगा जहाँ पर जाके वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, तो हम ये कहते हैं कि सिरेमिक्स जो हैं वो इलास्टिकली जो डिफॉर्मेशन उनके अंदर कम होती है। तो इसका क्या मतलब है कि जैसे ये लाइन जितनी ज़्यादा स्टीपर होती है उतना ही वो मटेरियल ब्रिटल होता है, और जितनी ये लाइन हॉरिजेंटल होती है उतना ही ये वाली लाइन उतना ही वो मटेरियल क्या होगा, डक्टाइल होगा, ठीक है। तो इन लाइन से जो है वो हम ये चीज़ भी फाइंड कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को पढ़ने का मकसद ये है कि जब कंपोजिट मटेरियल्स बनाए जाते हैं तो उस टाइम इन सारे फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है, दैट दे शुड मेक अ मटेरियल। हमने क्या देखा कि वो मटेरियल किस तरह बन रहा है, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स को आपस में मिलाने से, और जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपस में मिल रहे हैं तो उसके एंड रिजल्ट में हमने बेटर प्रॉपर्टीज अचीव करनी है। मतलब एक मटेरियल अगर वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर है, ठीक है, या एक मटेरियल ऐसा है जो बिल्कुल सेंसिटिव टू फ्रैक्चर है, तो हम उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ इंसर्ट करेंगे जिससे वो फ्रैक्चर का जो उसकी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए, वो कम हो जाए। फॉर एग्जांपल हम जैसे ये रोड की कंस्ट्रक्शंस होती है, ठीक है, अगर आप अब उसमें क्या है, आप कंक्रीट डाल रहे हो, कंक्रीट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देयर इज सैंड, देयर इज ग्रेवल्स, देयर इज सीमेंट, ठीक है। तो आप ये सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सीमेंट की अपनी प्रॉपर्टीज। आप सीमेंट की सिर्फ एक प्लेट लें, फर्ज करें सीमेंट की एक स्लैंग है इस तरह, आप उसके ऊपर लोड लगाएं तो वो थोड़ा लोड जो है वो क्या करेगा, थोड़ा लोड वो रेजिस्ट करेगा, उसके बाद टूट जाएगा। अगर आप इसी सीमेंट के अंदर आप ग्रेवल्स डाल दें, अब आप उसके ऊपर लोड लगाएं तो अब ये जो ग्रेवल्स हैं ये उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, सॉरी
एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ जब प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम इंक्लूड कर रहे होते हैं जब हमने कॉम्पोजिट मटेरियल्स को बनाना होता है। इस वजह से इन चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास एक फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड वेयर। वेयर क्या होता है? देखें, कोई एप्लीकेशन है, फर्ज करें उनके अंदर ये दो जो हैं वो मटेरियल्स की प्लेट्स हैं, वो काम कर रही हैं और ये मटेरियल्स की प्लेट्स जो हैं वो आपस में इन कांटेक्ट आ रही हैं। लेट्स से वर्टिकली ये मूव कर रही हैं, ठीक है, ये प्लेट नीचे तरफ मूव करती है फिर ऊपर जाती है, ये भी प्लेट नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये आपस में कांटेक्ट में आएंगी, या ऐसे हो सकता है कि ये प्लेट्स आपस में इस तरह जुड़ी हुई हैं और ये मटेरियल की प्लेट उधर जाती है, ये इधर जाती है, फिर ये मटेरियल की प्लेट इधर वापस आती है और ये इधर वापस आती है। तो इसके रिजल्ट में हम क्या कह रहे हैं बेसिकली कि ये मटेरियल्स की प्लेट्स आपस में इन कांटेक्ट आ रही हैं, ठीक है, और इनके इन कांटेक्ट आने की वजह से क्या होगा? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और जब ये फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, आपको पता है जब आप घर में भी आप कोई दो चीज़ों को लें, उनको आपस में रगड़ें, अगर वो रफ सरफेस हैं तो क्या होगा? वहां से उस मटेरियल की जो सरफेस है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि इन एप्लीकेशंस के अंदर भी वो मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट से, या वो मटेरियल रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और उस मटेरियल के रिमूव होने को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं कि वो वेयर होता है, ठीक है, दैट इज वेयर। तो कंपोजिट मटेरियल्स के अंदर हम एक फैक्टर को इंक्लूड करते हैं दैट इज कॉल्ड द वेयर रेजिस्टेंस, ठीक है, कि हमने उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस आप किस तरह कर सकते हैं? आप कोई भी दो स्मूथ सर्फेसेस लें, उनको आप आपस में रगड़ें, और आप कोई भी दो रफ सर्फेसेस लें, उनको आप आपस में जो है वो रगड़ें, तो उन दोनों के दरमियान जो डैमेज होगा उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है। एक चीज़ ज़्यादा डैमेज हो रही होगी जो रफ सरफेस है, और दूसरी जो है वो कम डैमेज हो रही होगी जो स्मूथ है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी क्या किया जाता है, इस जो है वो कंपोजिट मटेरियल्स को बनाने के वक्त इस चीज़ को भी इन अकाउंट लिया जाता है। अच्छा जी, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेयर या वेयर रेजिस्टेंट। उसके बाद एक लास्ट टर्म आती है दैट इज फटीग फेलियर। नाउ व्हाट इज फटीग फेलियर? विल सी फटीग फेलियर क्या होता है। देखें, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिसके अंदर जो मटेरियल यूज हो रहा होता है वो कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड्स के अंदर आ रहा होता है। फर्ज करें हम कहते हैं ये जो पाइपलाइंस वगैरह हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या हो रहा होता है कि वो मटेरियल कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड के अंदर आ रहा होता है। मतलब ऑयल की फर्ज करें पाइपलाइन है, ऑयल आ रहा है, किसी टाइम आ रहा है, नहीं आ रहा, या कम आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, सो दैट इज कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड। तो हम उस कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड को जरा ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं। सो इट विल शो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर टाइम के साथ जो लोड वेरी कर रहे हो, यहाँ पर हम कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रेस, हम जो टर्म इस्तेमाल करेंगे। ऑप्टिमाइज्ड स्ट्रेस का ये मतलब है कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड, ठीक है। अब इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड के अंडर आ रहे होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि वो अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले ही कई बार फेल कर जाते हैं, मोस्टली फेल कर जाते हैं, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले ही वो क्या होता है, फेल कर जाते हैं। उस अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले फेलियर को ही हम कहते हैं फटीग फेलियर, ठीक है। और इसकी जो फटीग फेलियर जो है वो 3 स्टेजेस के थ्रू होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर जब कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड लग रहा है तो सबसे पहले क्या होगा कि उसके अंदर क्रैक फॉर्मेशन होगी, क्रैक फॉर्मेशन। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा कि वो क्रैक ग्रो करेगा, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि वो क्रैक जो है वो दैट विल कॉज फ्रैक्चर टू द मटेरियल, ठीक है, दैट विल कॉज फ्रैक्चर टू द मटेरियल। सो दिस इज फटीग फेलियर, ठीक है, कि जो कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड्स के अंदर जो मटेरियल आते हैं वो जब अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मैंने आपको क्या बताया कि वो मैक्सिमम स्ट्रेस है जो मटेरियल हैंडल कर सकता है, और अगर वो मटेरियल अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ से पहले फेल कर रहा है तो इसी चीज़ को फटीग फेलियर कहते हैं। इस फटीग फेलियर को चेक करने के लिए, मतलब जब मटेरियल्स बन रहे होते हैं तो उस टाइम ये चीज़ भी जो है वो लाई जाती है कि ये मटेरियल फटीग फेलियर शो करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, ठीक है। तो क्या किया जाता है, एक टेस्ट किया जाता है,
उन मटेरियल्स के ऊपर, और वो मटेरियल्स के ऊपर टेस्ट क्या किया जाता है कि उनको सब्जेक्ट किया जाता है अप्लाइड साइक्लिक लोड के अंदर। अप्लाइड साइक्लिक लोड, अप्लाइड साइक्लिक लोड का क्या मतलब है कि उसके ऊपर कॉन्टिन्यूसली वेरिइंग लोड्स लगाए जाते हैं, ठीक है, और वो वेरिइंग लोड्स जब उसके ऊपर लगाए जाते हैं तो उनका भी रिजल्ट जो है वो एक कर्व आती है। वी कॉल दैट कर्व एन एसएन कर्व, ठीक है। और उस एसएन कर्व के अंदर क्या होता है, देखें ये बात तो बड़ी कॉमन सेंस की है कि जितना ज़्यादा स्ट्रेस लगाया जाएगा किसी भी मटेरियल के ऊपर वो उतना ज़्यादा जल्दी जो है वो फेल करेगा, ठीक है। तो साइकिल्स का मतलब है कि वो लोड फर्ज करे लगाया जा रहा है फिर हटाया जा रहा है, फिर लगाया जा रहा है फिर हटाया जा रहा है, दिस विल बी अ साइकिल, ठीक है। फर्ज करें जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो आपको पता है कि वो मटेरियल कम साइकिल्स के बाद ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि वो इतने साइकिल्स पे हम फर्ज करते हैं वो फेल हो गया। नेक्स्ट, जब हमने उससे थोड़ा स्ट्रेस लगाया तो उसके जो साइकिल्स हैं वो थोड़े और बढ़ गए, ठीक है, सैंपल वुड बी द सेम। जब हमने थोड़ा और स्ट्रेस लगाया तो वो फर्ज करें यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, थोड़ा बहुत वेरी कर गया, कुछ इस तरह से, ठीक है, वी कैन से दिस। तो इसके रिजल्ट में अब क्या होता है कि यहाँ पर एक मीन कर्व बनाई जाती है लाइक दैट, ठीक है। सो दिस कर्व इज बेसिकली कॉल्ड द एसएन कर्व। और इस अब आप इस एसएन कर्व को देख के बता सकते हैं, विल से दैट कि जब हम ये वाला स्ट्रेस फर्ज करें हम लगा रहे थे तो ये मटेरियल इतने साइकिल के बाद फेल होगा, ठीक है। तो आपको अपनी एप्लीकेशन का पता है कि मैंने इस मटेरियल को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, वहाँ पर स्ट्रेस कितना है, ठीक है। जब आपको स्ट्रेस की वैल्यू पता है तो अब आपको ये भी पता होगा कि मेरा मटेरियल इतने जो है वो साइकिल्स के बाद फेल हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। सो दिस इज जो है ऑल अबाउट द एसएन कर्व। थोड़ा बहुत हम इसको और देखते हैं, व्हाट इज दैट। इन केस ऑफ फेरस मटेरियल्स क्या होता है, जब ये एसएन कर्व ड्रॉ की जाती है यहाँ पर जाने के बाद ये लाइन इस तरह सीधी हो जाती है, ठीक है, स्ट्रेट हो जाती है। दिस इज जस्ट अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहते हैं, इस लाइन के स्ट्रेट होने का क्या मतलब है कि ये मटेरियल जब इतने स्ट्रेस पर है तो जितने ज़्यादा आप नंबर ऑफ साइकिल्स लगाते जा रहे हैं तो वो मटेरियल फेल नहीं हो रहा, ठीक है। उसकी जो लिमिट है या जो उसकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती जा रही है, ठीक है। इस लिमिट को हम कहते हैं इंड्योरेंस लिमिट। इंड्योरेंस लिमिट, और इंड्योरेंस लिमिट के अंदर क्या होता है कि यहां पर हम कहते हैं द फटीग लाइफ बिकम्स इनफाइनाइट, ठीक है। जो फटीग लाइफ है वो इनफाइनाइट हो जाती है। तो दिस इज बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, इस तरह का हो भी सकता है, और मोस्टली दिस ये चीज़ जो है वो हार्ड टू ऑब्टेन है कि आप कोई ऐसा मटेरियल ले लें जिसकी फटीग लाइफ जो है वो बिल्कुल ही हम कहते हैं कि इनफाइनाइट हो, क्योंकि अगर वो लोड के ज़रिए नहीं फर्ज करे आ रहा तो एनवायरनमेंट जो है वो एंड रिजल्ट कभी ना कभी तो उस पर इफेक्ट डालेगा ही, ठीक है। तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि मटेरियल जो है वो फ्रैक्चर होगा, उसमें क्रैक्स प्रोड्यूस होंगे, वो फटीग फेलियर में जाएगा। अच्छा, इन एसएन कर्व्स के अंदर जो प्रोबेबिलिटी हमें दिखाई जाती है अपने फेलियर्स की कि हमारा मटेरियल जो है वो फर्ज करें यहाँ पे जाके फेल होता है, तो यहाँ पर 50% जो है हमारे पास इस लाइन के थोड़ा नीचे जो स्ट्रेस है उसके ऊपर ही हमारा मटेरियल फेल होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पर 50% फेलियर प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है। अब इस एसएन कर्व्स को बनाने का सिर्फ ये मकसद तो नहीं है कि हमें पता हो कि यार चलो हम अपना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, 10,000 साइकिल के बाद इसने फेल हो जाना है और हम मान जाएंगे ठीक है जी 10,000 साइकिल के बाद हमारा मटेरियल फेल हो जाएगा, हम नया लगा लेंगे। ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने एक ऐसा मटेरियल लेना है जिसकी जो फेलियर प्रोबेबिलिटी है वो कम हो, ठीक है। तो इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस लगाकर इस कर्व के ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन के क्या किया जाता है कि इस कर्व को नीचे लाया जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन लगा के। अब जब इस कर्व को नीचे लाया जाता है तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि ये वाली जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है दैट कम्स टू 1% फेलियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 1% फेलियर प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि हम फिर एक ऐसा मटेरियल बनाते हैं जिसमें, या हम ऐसी एप्लीकेशन लेते हैं जिसमें हम फर्ज करें स्ट्रेस की वैल्यूज़ ये ले रहे हैं और इतने साइकिल्स हैं। अब आपको पता है कि दैट इज़, हम कहते हैं कि ये जो कर्व आती है दिस वन
दिस कर्व शोज द मैक्सिमम, वी कैन से मैक्सिमम स्ट्रेस, या जो मैक्सिमम हम एक अपनी लिमिट देख रहे हैं कि हमारा मटेरियल जो है इतने साइकिल्स के बाद इस स्ट्रेस पे जो है फेल होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फटीग फेलियर। सो दीज आर ऑल द टर्म्स जो आज हमने पढ़नी थी। दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और ये टर्म्स आप आगे बहुत ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि जब हम अपने कंपोजिट मटेरियल्स को डिज़ाइन करते हैं, सो दीज ऑल फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं उसमें, क्योंकि हमने अपना मटेरियल को बेहतर बनाना होता है, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को डिज़ाइन करते हैं कि हमारा मटेरियल कैसा हो, कैसी प्रॉपर्टीज शो करे, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू वेरी मच and comment your feedback in the comment section. Inshallah in next lecture we will look on in detail the composite materials। हम उनकी कुछ examples देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि constituents of composite materials क्या होते हैं, basic constituents, okay, जो उसकी बेस हैं। उसके बाद हम जो है probability है कि हम उसी लेक्चर में क्लासिफिकेशन को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे, ताकि हम उससे नेक्स्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन को 1 by 1 इन डिटेल जो है वो स्टार्ट कर सकें। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी एंड अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय टू एवरीवन।